नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो सबसे पैसे वाले इस समय हिंदुस्तानी नहीं, एशियाई नहीं, दुनिया के पैसे वालों में गौतम अडानी साहब की। गौतम अडानी साहब की आज एक लीड स्टोरी छपी है टेलीग्राफ में। उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा दो खबरें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। उसके डिटेल किसी और दिन करेंगे। मैं महाराष्ट्र की बात आज नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात बहुत हो गई। एक पहली बात, आज जीएसटी के लागू हुए 5 साल हो गए। आज से 5 साल पहले रात के 12 बजे पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला के ये कहा गया था कि अब देश की ये दूसरी आज़ादी है। ये अब आप लोग तय करें कि इस 5 साल में जीएसटी लागू होने के बाद आपकी हालत इस दूसरी आज़ादी में कितनी अच्छी हुई है। दूसरा, आज एक सुप्रीम कोर्ट ने आज एकदम से अपने तेवर दिखाए, और वो उनका गुस्सा था या उनको कहना था। नूपुर शर्मा जी आज सुप्रीम कोर्ट गई थी कि उनके ऊपर बहुत एफआईआर हो रही हैं, तो सबको एक जगह करने की अपनी एक पिटीशन लेके। सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा तो भाई शायद जज साहब लोग मेरे हाल के दिनों में इससे ज़्यादा सख्त शब्दों में उन्होंने किसी को कि भर्त्सना कह लीजिए, डांटना कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, सारा मिला जुला था। उन्होंने कहा कि ये आप ही का सारा किया दिया है। उन्होंने कहा पूरा देश इस समय आपकी वजह से जल रहा है। उन्होंने कहा कि आपके पीछे बैकिंग इतनी थी, आपको पता था कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे, इसलिए आप ये हरकत करें। बुरी तरह से डांटा, और उन्होंने चुपचाप उस पिटीशन को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि अगर विड्रॉ नहीं करती तो वो एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपकी पिटीशन खारिज हो रही है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं और कोर्ट उसको ग्रांट कर लेता है। तो वो पिटीशन उन्होंने विड्रॉ कर ली। इन चीज़ों पे चर्चा आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों अहम खबरें हैं। आप लोग इसको थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा, ये आपका जानना ज़रूरी है। अब जरा बात कर लें गौतम अडानी साहब की। गौतम अडानी साहब, ये आप सबको पता है, गुजरात के बिजनेसमैन हैं। दुनिया में इस समय ये 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। वो मुकेश भाई आई तो पीछे छूट गए। इनकी जो आज सुबह जो मैंने चेक किया था, इनकी कुल संपत्ति जो है वो 123.7 बिलियन यूएस डॉलर है। 123.7 बिलियन यूएस डॉलर। वॉरेन बफेट इनके बाद हैं, कुछ 121 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन ये उनसे अब आगे 5वें नंबर पे हो गए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, तो आइए आपसे इसका शेयर कर लूं। एक बात, भाई साहसी हैं, इसलिए साहसी हैं क्योंकि ताज होटल पे जब 2008 में हमला हुआ था आतंकी, उस समय ये उस होटल में थे। तो वो हिम्मत है कि कम से कम उसमें थे। आज जो टेलीग्राफ है, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला अखबार, उसने एक लीड स्टोरी की है, और उसने वो जो श्रीलंका के बात नहीं हुई थी, श्रीलंका के, मैं याद दिला दूं, श्रीलंका में वो जो सीबी था उनका, सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन एमएमसी फर्डिनांडो ने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो उनके यहाँ की पार्लियामेंट्री कमेटी है श्रीलंका की, को बताया था कि विंड पावर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को दिया गया। और उसने स्पष्ट किया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने लिखा, वो जो बोला था, वो कहा था एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। ये उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट उस समय दिया था। उसके बाद जैसा आपको याद है, जब उनका ये स्टेटमेंट आया तो थोड़ा हल्ला मचा। गोटाबाया जो प्रेसिडेंट साहब थे, गोटाबाया जी ने तुरंत इसको कंट्राडिक्ट किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। फर्डिनांडो साहब जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद, 5-10 दिन बाद इस्तीफ़ा भी दे दिया था। अब वो इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये सही था, गलत था, ये जो भी था, ये उन्होंने वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया था। इस पूरे प्रकरण में सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था, ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं था। तो एक जिसको कहते हैं ना, एक बिल्कुल साइलेंस, चुप्पी थी। उसी सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 30 जून, मतलब कल, ने क्लैरिफिकेशन जारी किया। उसने क्लैरिफाई किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ऑन द रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोनों में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि मोदी जी ने कहा तो दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन पे दिया गया। इन दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा आप लोग भी इस पे अपना ढंग से इस पे तय करिएगा कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। अब एक जो अडानी जी के, मैं ये इस पे एपिसोड इसलिए कर रहा हूँ कि रोज़मर्रा के पॉलिटिकल बातें करते करते हम लोग कुछ आर्थिक पक्षों को भूल जा रहे हैं। हम लोग भूल जा रहे हैं कि डॉलर 79 हो गया है, हम लोग भूल जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की हालत बुरी है, हम लोग भूल जा रहे हैं कि सोना नहीं गिर रहा है। ये जो जितने आर्थिक पैरामीटर्स, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये हम लोग रोज़मर्रा के उसमें भूल जा रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे अहम प्लेयर हैं वो हमारे गौतम अडानी जी हैं। आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये अडानी ग्रुप का जो कर्जा है, जो डेट है, वो अब 2,21,000 करोड़ रुपया बैंक डेट्स हैं एज ऑन 31 मार्च 2022। अप्रैल में जून हो गया, इस बीच उन्होंने कई हज़ार करोड़ का कर्जा और बढ़ गया होगा, लेकिन ये एज ऑन वो है। और ये पिछले वर्ष के मुकाबले, मतलब 2020-2021 के में ये कर्जा था, टोटल जो डेट्स थे वो 1,57,000, 1,57,000 करोड़ थे। उससे करीब 40% का जंप लेके अब ये 2,21,000 करोड़ का केवल कर्जा है। इसमें से जो अडानी एंटरप्राइजेज है उसने करीब 155% का बढ़ाया है। अडानी ग्रीन्स, जिसका शेयर अब सब लोग, उस समय आजकल अडानी ग्रीन्स में सब लोग पैसा लगा रहे हैं, जितना उसको अगल बगल देखिए अडानी ग्रीन्स खरीदो। अडानी ग्रीन्स का जो कर्जा 2020-21 में 23,874 करोड़ था, वो अगले साल मतलब 21-22 में 52,188 करोड़ हो गया है, दुगने से भी ज़्यादा, दुगने से भी कुछ 118% अगर कुछ कहें। ये बात इसलिए कि अच्छा किसी का कर्जा हो हमें क्या फ़र्क पड़ता भाई, बगल वाले का कर्जा हो, इनका कर्जा हो, कर्जा है, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि अगर आज अडानी जी, जैसे लोग कह रहे हैं भाग गया, मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाता है, ये कंपनीज कहीं भी हो जाता है, तो देश की आर्थिक स्थिति की क्या हालत होगी, उस पर भी एक चर्चा करेंगे लास्ट में, जब इसको कंक्लूड करेंगे तो उस पर बात करेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर आपका इतनी स्टेक्स लगे हुए हैं। 28 जुलाई 2021 की द प्रिंट की एक स्टोरी है, पुरानी स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी कर्जे और उससे हैं। उसमें प्रिंट की स्टोरी में कहा गया है कि मॉरिशस के 4 फंड ने, जो देखिए मॉरिशस टैक्स हेवन बोला जाता है, वहाँ के जो फंड्स रजिस्टर होते हैं कि वो वहीं से ऑफशोर फंडिंग होती है इत्यादि इत्यादि, पैसा कैसे घुमाया जाता है, जो इस धंधे को जानता है वो समझता है। वहाँ के 4 फंड्स हैं, उन्होंने लगभग $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी जी की कंपनी में किया है। ये जो 4 फंड हैं, एलरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, क्रेस्टा फंड, एलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, APMS इन्वेस्टमेंट फंड, इनका टोटल जो फंड बेस है वो $6.9 बिलियन है। उसका 90% केवल अडानी जी को दिया गया है। ये फंड वो हैं जिनके पास्ट में भी इन्होंने कई ऐसी जगह पैसा लगाया और फिर वो लोग वो पैसा लेके भाग गए, तो एक शक की सुई इनके ऊपर भी होती है कि वो पैसे को घुमाने का काम करते हैं। ओनरी का पैसा होता है, वो कहीं दूर से लाता है, वहाँ से ले आके फिर फ़ोन करता है, क्योंकि इन फंड्स की ओनरशिप बहुत क्लियर नहीं है, वो बोलते हैं ओपेक है। वो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, लंबा आर्टिकल है। क्योंकि इसी तरह के वो जो जतिन मेहता जी थे, जब विंसॉम वाले वो जब भागे थे, नितिन और चेतन संदेशरा साहब थे, वो लोग भागे थे, ये सब इन्हीं तरह के फंड के थे। तो बेसिक जो है, इनकी जांच हो नहीं सकती है। जांच इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि भाई ये माना है ऑफशोर फंड्स हैं, ओनरशिप क्लियर नहीं है। अब डर यह है कि अगर इसमें कहीं कुछ ऊंच नीच होता है तो हमारी इकॉनमी की क्या हालत होगी, इसलिए अंबानी जी से डर लगता है। कुछ चीज़ें अंबानी जी की ऐसी हैं जो अब बोर्ड नहीं है। अंबानी जी का, अगर आपको किसान आंदोलन याद हो, तो उस समय ऐसा कहा जाता था कि वो पूरे जो कृषि बिल बने थे, वो उसमें कहीं ना कहीं अडानी जी का सीधे इंटरेस्ट था, और उसी हिसाब से, उनके हिसाब से वो बिल बनाए गए थे, अगर आपको याद हो। और उस समय अडानी जी को पंजाब में ऑपरेट भी करने में मुश्किल हो रहा था। फिर एक केस याद करिए अडानी जी का, जो मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई थी, करीब 3,000 किलो, जिसका 21,000 करोड़ रुपया करीब जिसका पैसा था, उसकी जांच का क्या हुआ? किसी को पता है? मतलब अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि उसकी जांच हो गई और उसमें पाया गया कि फलाना आदमी फलाना संगठन था, कुछ पता है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि 3,000 करोड़ के ड्रग्स, जिसकी वैल्यू उस समय 21,000 करोड़ मानी गई थी, उनका क्या हुआ? एक चीज़ और, क्योंकि देखिए ऐसा ना, ये लोग जैसे श्रीलंका कह रहा है कि हमारे यहाँ ये आए, और रफाल वाला आपको याद ही है,
उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कोल माइंस ली थी, उसको लेकर वहाँ के एनवायरनमेंट इश्यूज़ में खूब प्रोटेस्ट हुआ था इनके अगेंस्ट, सिडनी में भी हुआ था, और वो मैं एक फ़ोटो भी लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं, और ये जब बाहर जा रहे हैं तो ये इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत उनके पीछे खड़ी हो जा रही है, तो ही गेट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट। मैं एक चीज़ और आप लोगों को, इसलिए मैं ये थोड़ा इसका स्पेक्ट्रम या इसका कैनवस बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अडानी एयरपोर्ट को हिंदुस्तान के अभी वो 7 मेजर एयरपोर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। ये 7 एयरपोर्ट को अडानी जी देख रहे हैं। इन एयरपोर्ट पे जो जाता है वो जाके खुद देख ले कि जब ये अडानी जी नहीं थे तो वहाँ के रेट्स ऑफ सर्विस क्या थी, अडानी जी आ गए हैं तो क्या सर्विस हुई, और क्या सर्विस में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब बम्बई में जीवीके ने वो एयरपोर्ट बनाया था तो उस समय सर्विस थी, अभी सर्विस अच्छी है, चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा ये है कि अडानी जी इस समय हमारे पोर्ट्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और पोर्ट्स ही नहीं, अडानी जी रेलवेज को भी अब कंट्रोल कर रहे हैं। अडानी जी अब रेलवे स्टेशन में भी के मेंटेनेंस में भी हो गए, मेंटेनेंस मतलब वही मैनेज करेंगे रेलवे स्टेशन, उनके पास प्राइवेट रेलवे लाइंस भी हैं। और मैं चलते चलते एक चीज़ ये कहूँ कि अभी 22 जून को वो 60 वर्ष के हुए हैं, 22 या 23 जून को, एक मतलब कुछ ही 10, और उस दिन एक अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया चैरिटी के लिए दिया है। वो किस चैरिटी के लिए दिया गया है, वो किनको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ये नहीं पता है। उन्होंने एक चैरिटी का और काम किया था, उन्होंने 100 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, 5 करोड़ रुपए गुजरात चीफ मिनिस्टर फंड और 1 करोड़ रुपया महाराष्ट्र फंड में दिया था। तो आप भी समझ सकते हैं वो चैरिटी है कि बड़ी जगहों पे अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं तो एक तरह से मैंडेटरी होता है आपको देना, और इस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि जो मूल मुद्दा है, मैं मूल विषय पे फिर आ जाऊं, जो भाई लोग कह सकते हैं ना कि आपको क्या दिक्कत है, अगर उनके पास इतना पैसा आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत। दिक्कत ये है कि एक व्यक्ति विशेष के पास, एक बिजनेस आइडेंटिटी के पास इतनी ज़्यादा ताकत, इतना ज़्यादा पैसा, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जमा हो जा रहे हैं कि फिर वो हमारे और आपके जो रोज़मर्रा के डिसीजन हैं वो अपने हिसाब से उसको चेंज कराएंगे ना। उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, उनके अपने पॉलिटिकल लाइक्स डिसलाइक्स हैं, वो अपना चाहते हैं कि कौन सरकार आए, कौन सरकार नहीं आए, किसके आने से फ़ायदा है, किसके आने से नहीं फ़ायदा है। क्योंकि वो भी एक इशू उठ रहा है, कस्टम एक्साइज में भी वो इशू उठ रहे हैं। अगर आप देख लेंगे, वो मैं चूँकि समय कम रहता है, कि कैसे SEZ में उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, कैसे रूल्स और रेगुलेशंस उनके हिसाब से चेंज किए जा रहे हैं, और चेंज होंगे भी। अगर उनके पास इतनी ताकत है, मतलब जो उनके पास जो बैंकों का कर्ज है उनके ऊपर, वो ऐसा कहा जा रहा है पूरी श्रीलंका कंट्री का जो टोटल डेट है उससे ज़्यादा है। मतलब श्रीलंका जैसी कंट्री डेट फ्री हो जाएगी अगर ये वहाँ खड़े हो जाएं। तो एक व्यक्ति के हाथ में इतनी फिनेंशियल पावर होना क्या किसी भी लोकतंत्र के लिए, जहाँ पे राइट टू फ्रीडम, राइट टू राइट टू वर्क, बहुत से ऐसे राइट्स हैं, वो कहीं एक दूसरे से वो तो नहीं करते हैं। अब लोगों को लगेगा नहीं, अगर कोई पैसा कमा रहा है, पैसा कोई कमाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा अगर वो फेयर हो, पैसा ट्रांसपेरेंट हो, पैसा इतना ज़्यादा बैंक है आपके पास, जब इतना पैसा आ रहा है, आपके जब शेयर्स इतने बढ़ रहे हैं, तो आप अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप क्यों बैंक से लोन ले रहे हैं? आप इस लोन की जगह ये लोन अगर आप नहीं लेते तो कहीं और ये डाइवर्ट होता। तो बेसिक बात यही है कि अडानी जी अब इतने बड़े होते जा रहे हैं कि जैसे है ना कि कुछ नेताओं के बिना ये देश नहीं चल पाएगा। शायद वही स्थिति आने वाले 1-8 साल में ऐसा हो जाए कि अगर अडानी जी को ठीक करके रखना है, क्योंकि अगर अडानी जी की इकोनॉमिक, आर्थिक, हेल्थ, स्वास्थ्य अगर कहीं बिगड़ता है तो देश का स्वास्थ्य उसके साथ सीधे सीधे लिंक होने जा रहा है। तो ये खतरा है कि देश का स्वास्थ्य किसी इंडिविजुअल के स्वास्थ्य के, आर्थिक स्वास्थ्य के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।